इस दुनिया में जहाँ हर किसी के पास किसी न किसी तरह के मैजिक स्टार्स थे, वहीं फेमेसा नाम की ये लड़की बिना किसी स्टार के साथ पैदा हुई। जैसे ही ये बात उसके माँ बाप के सामने आई तो उन्होंने उसे बुरी तरह मार पीट कर घर से बाहर निकाल के मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि उस विलेज के लोगों ने उसे इतना जलील किया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद के ही विलेज से भागना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन बीच जंगलों में फेमेसा की मुलाकात एक एफ रैंक स्लाइम से होती है, जो कि असल में एक SS रैंक स्लाइम था, और वहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इन सब की शुरुआत एक छोटे से घर से होती है, जहाँ एक आदमी बाहर बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी उसे अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। जैसे ही वो दौड़ कर अंदर जाता है तो मेड बताती है कि तुम्हें एक बेटी हुई है। दोनों ही पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये उनकी दूसरी बेटी थी, और उस बच्चे का नाम रख देते हैं फेमेसा। इसके बाद से अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है और अब 4 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ फेमेसा काफी बड़ी हो चुकी है। उसका फादर अपने नए घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है कि तभी फेमेसा उनके लिए लंच लेकर आती है। तो अब थोड़ा ब्रेक लेते हुए वो लोग एक साथ बैठ के लंच करने लगते हैं, जहाँ फेमेसा के साथ साथ उसका बड़ा भाई भी था। जल्दबाजी में खाना खाते खाते फेमेसा को एक ब्रेड अटक गई होती है, तो उसका फादर वाटर मैजिक से जल्दी से पानी बना कर दे देता है। अरे तुम्हें थोड़ा धीरे खाना चाहिए, आराम से खाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी जल्दी बड़ा होना है, मुझे देखना है कि मेरे पास क्या स्किल्स हैं। काम खत्म होने पर रात में अब जब सब लोग घर आते हैं तो उसकी मॉम डिनर लगाने में बिजी थी। फेमेसा का भाई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे लूजर्स की तरह नहीं रहना चाहिए, कम से कम रोज थोड़ा मैजिक यूज करने की ट्रेनिंग तो लो। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी। यहाँ हमें पता लगता है कि फेमेसा की एक बड़ी बहन भी है, और क्योंकि अभी वो घर की सबसे छोटी बेटी थी तो हर कोई उसे काफी लाड प्यार करता है, मानो जैसे कि फेमेसा उनके लिए सब कुछ ही हो। उसकी जिंदगी में सारी खुशियाँ तब तक ही रहती है जब तक वो 5 साल की नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही अब वो 5 साल की हुई तो फेमेसा के पेरेंट्स उसे चर्च लेकर आते हैं, जहाँ उसकी स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। चर्च का प्रीस्ट फेमेसा को बुलाकर उसे होली वाटर टच करने के लिए कहता है, और कुछ देर तक अपना रिचुअल परफॉर्म करने के बाद प्रीस्ट बताता है कि इस बच्ची के पास टेमिंग स्किल है, ऐसी एबिलिटी जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी काबू में ला सकती है। पर अब जब प्रीस्ट की नजर फेमेसा के मैजिक स्टार्स पर जाती है तो उसके तो होश उड़ गए थे, क्योंकि उसके पास एक भी स्टार नहीं था। जो देख वो फेमेसा की उसी वक्त ऐसी बेइज्जती करना शुरू हो जाता है कि जैसे वो कितनी निचली जाति की हो। उसका फादर कहता है कि अरे शायद आपसे कुछ गलती हो गई होगी, आपको एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए। इस पर प्रीस्ट कहता है कि डिवाइन मैजिक कभी गलत नहीं होता, इस बच्ची को अब दोबारा कभी मेरे पास मत लाना। शाम में अब जब वो घर आते हैं तो उसका फादर काफी गुस्से में होता है, क्योंकि पूरे विलेज में ऐसा कोई नहीं जिसपे स्टार्स ना हो। उसे ये बात खुद पे एक बेइज्जती की तरह फील हो रही थी, और गुस्से में फेमेसा के खिलौने तोड़ने लग जाता है जो उसने खुद ही बनाए थे। वो तो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि यहाँ तक कि अपनी वाइफ से ही सवाल कर देता है कि फेमेसा सच में हमारी बेटी है भी या नहीं। जो सुन फेमेसा की मॉम वही रोने लग जाती है। फेमेसा उन्हें शांत करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसका बड़ा भाई गुस्से में उसे खींचकर बाहर ले जाने लगता है। यहाँ तक कि फेमेसा की बड़ी बहन के अंदर भी उसके लिए नफरत जाग चुकी थी। उसका भाई मार पीट के उसे घर से बाहर निकालते हुए कहता है कि अब तुम दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना, ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं है। उसके साथ ही टॉर्चर सिर्फ इतने में नहीं रुका। जब वो बाहर आई तो पूरे गांव में अब तक ये खबर फैल चुकी थी कि फेमेसा एक स्टारलेस है। हर कोई उसे इतना जलील और बेइज्जत करने लगा कि जैसे उसे जीने का कोई हक ही नहीं। फेमेसा खुद के दोस्त तक उस पर पत्थर फेंकते हुए उसे विलेज से निकल जाने को कहते हैं। उससे सब और सहन नहीं होता और रोते हुए विलेज से भागकर जंगलों में चली जाती है। रोते हुए फेमेसा घंटों तक बस उन्हीं जंगलों में ही घूम रही थी, यहाँ तक कि तेज बारिश में भी। और काफी देर भटकने के बाद उसे गुफा दिखती है, जहाँ फेमेसा रुककर अपने मैजिक से आग जलाने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती, और बार बार कोशिश करने की वजह से उसकी एनर्जी वही खत्म हो गई और वहीं बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद अब जब रात में उसकी आंखें खुलती हैं तो एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, जिसका नाम है लूबा, और एक फॉर्चून टेलर है जिसके पास सिर्फ एक स्टार्स हैं। लूबा पूरे विलेज की सबसे बूढ़ी औरत थी, जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ ये बात पता लगती है कि लूबा को पहले से ही पता था कि फेमेसा के साथ ये सब कुछ आगे चल के होने वाला है। एक विजन के जरिए उन्होंने सब कुछ काफी पहले ही देख लिया था। वो उसे बताती है कि शायद तुम्हें ये बात याद न हो, पर जब तुम 2 साल की थी तो मैं तुमसे मिलने आई थी। उन दोनों के बीच कुछ देर तक बैठ के बातें होती हैं, और बस इसी दिन के बाद से लूबा हमेशा फेमेसा के साथ रहने लगी और उसे इस दुनिया के बारे में हर एक चीज सिखाया, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, और जरूरत पड़ने पर इन घने जंगलों में कैसे सरवाइव करना है। लूबा रोज आकर फेमेसा को हर एक चीज सिखाती, यहाँ तक कि वो उसे एक 3rd डायमेंशनल मैजिक बैग भी देती है, जिसके अंदर फेमेसा के लिए आगे पढ़ने वाली जरूरतों का सारा सामान था। साथ ही लूबा उसे एक बुक भी देती है जिसमें इस वर्ल्ड से रिलेटेड हर चीज के बारे में जानकारी थी। अब वैसे तो लूबा हमेशा फेमेसा के साथ ही रहा करती, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों बाद से ही उनका आना बंद हो गया। फेमेसा को भी धीरे धीरे फिक्र होने लगी थी, तो वो विलेज वापस जाती है पता करने के लिए कि आखिर बात क्या है, जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जाते ही उसे पता लगता है कि लूबा अब नहीं रही, जो सुन के वो बिल्कुल सदमे में ही चली जाती है। अब इससे पहले कि फेमेसा अपने इस गम से उभर पाती, पूरे विलेज में हंगामा होना शुरू हो गया था कि लूबा की मौत उस मनहूस बच्ची की वजह से हुई। सबको ऐसा लगने लगा था कि फेमेसा श्रापित है, यहाँ तक कि उसे खुद के फादर ने कह दिया था कि उस जैसी स्टारलेस बच्ची को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। और ये सब देख फेमेसा पूरी तरह से टूट जाती है। इससे पहले कि वो समझ पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, विलेज के सभी लोग उसके जान के प्यासे हो चुके थे, क्योंकि उनके लीडर ने सबको फेमेसा के खिलाफ भड़काते हुए उसे ढूंढने के लिए भेज दिया था। और उसके बाद से ही हर कोई उसे मारने की तलाश में निकल जाता है, जो देख फेमेसा अपने कदम बिना रोके भागते हुए जंगलों में आ जाती है।
फेमेसा पूरी रात इसी तरह भागती रहती है और सुबह होने पर उसे एक पुराना सा छोटा सा बैग मिलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उसके लिए ही रखा गया हो, पर इन सब के बावजूद वो काफी उदास होती है क्योंकि उसके ही माँ बाप और उसके गाँव वालों ने उसे नकार दिया और अब उसके पास इन जंगलों में भटकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जिसके बाद ये छोटी सी बच्ची इस बड़े से घने जंगल में अकेले सर्वाइव करने की कोशिश करने लगती है। उसके लिए ये सारी चीजें बेहद ही मुश्किल थी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता। कुछ देर तक जंगल में चलते चलते उसे एक जगह पे थोड़ा सा कबाड़ मिलता है। उसे लगता है कि शायद कहीं मुझे इसमें कुछ काम का मिल जाए और जब वो ढूंढने लगती है तो उसे एक मैप और कुछ पोशंस मिलते हैं जिसे वो रख लेती है। वो कुछ सामानों की तलाश करने में लगी ही होती है कि इतने में वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि असल में टेमर्स थे जो कुछ स्लाइम्स को खाना खिला रहे होते हैं। फेमेसा जल्दी से छुप के उनकी बातें ही सुन रही होती है जहाँ वो लोग उसे ही ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे और तब उसे पता लगता है कि उसके विलेज के हेड ने उसे मारने के लिए बाउंड्री लगाई है, यानी कि जो उसे पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन ये बात उन टेमर्स को अच्छी नहीं लग रही थी कि एक विलेज का हेड एक छोटी सी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है। जिसके बाद अब वो आगे बढ़ने लगती है ताकि अपने लिए कोई शेल्टर जैसी जगह ढूंढ सके। वही रास्ते में उसे कुछ छोटे छोटे स्लाइम्स मिल जाते हैं जो पहले तो उसे प्यारे लग रहे थे, लेकिन अचानक से ही ऐसे उनके पीछे पड़ जाने की वजह से फेमेसा डर के मारे भागने ही लगती है और इसी जल्दबाजी में पहाड़ से गिर जाती है। पर अपने बैग की वजह से वो किस तरह बच गई। उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी तो वो उन्हीं मिले हुए पोशंस को उस पर लगाती है जिससे वो काफी जल्दी हील हो जाते हैं। और यहाँ उसे समझ में आता है कि हर स्लाइम एक जैसा नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। यहाँ ये बात पता लगती है कि असल में फेमेसा का रीइंकार्नेशन हुआ है इस नए वर्ल्ड में, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ लोगों के पास कई तरह के पावर्स हैं जिनमें से एक पावर है मॉन्स्टर्स को टेम करना और इन लोगों को ही टेमर्स कहा जाता है। अब कुछ देर तक उस छोटे से तालाब में नहाने के बाद फेमेसा बाहर आकर सोचती है कि शायद अब मुझे करना चाहिए जैसा कि फॉर्चून टेलर ने कहा था और वो अपने बाल काट के खुद को एक लड़के के रूप में बदल लेती है। अपना नया नाम आईवी रख लेती है क्योंकि फॉर्चून टेलर ने उसे कहा था कि एक लड़के की तरह घूमना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद आईवी आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ती है जहाँ उसे कुछ पत्तों पे बैठा एक छोटा स्लाइम मिलता है। इस स्लाइम का कोई नाम नहीं था और ये बेहद ही कमजोर था। आईवी जब अपनी मॉन्स्टर बुक में चेक करती है तो उसे पता लगता है कि इन स्लाइम्स को अब तक का सबसे वीकेस्ट स्लाइम कहा जाता है जो सिर्फ मैक्सिमम एक दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि ये स्लाइम इतना कमजोर था कि बस एक हल्के से हवा के झोंके से ही उड़ने लग जाता है तो जल्दी से उसे वो पकड़ लेती है। आईवी को ये स्लाइम इतना पसंद आता है कि वो उसे अपना दोस्त बना लेती है, भले ही एक दिन के लिए ही सही। जिसके बाद अब रात में दोनों एक साथ लेटे होते हैं और आईवी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है कि कैसे इस दुनिया में 5 साल के होते ही बच्चों को नई नई स्किल सिखाई जाती है ताकि उन्हें कुछ स्टार्स मिले। इन स्टार्स के बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि किसे कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी और किसे कितना पैसा। यहाँ तक कि खुद आईवी के फादर के पास भी बस 2 ही स्टार्स थे और फिलहाल उसके पास जो सारी चीजें हैं वो उसे एक फॉर्चून टेलर लूबा ने दिया था। सिर्फ वही एक थी जिसे शायद आईवी की फिक्र थी, पर अभी हाल ही में उसकी डेथ हो गई जिस वजह से आईवी हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो चुकी है और वो ये सारी बातें उस स्लाइम को बताते हुए काफी इमोशनल भी हो गई थी। पर फिलहाल अभी वो काफी खुश थी क्योंकि उसे एक स्लाइम के रूप में एक नया साथी मिल गया और इसी तरह बातें करते करते वो सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह सुबह जब आईवी उठती है तो वहाँ वो स्लाइम नहीं था, मतलब कि शायद वो गायब हो चुका है। तो भले इस बात से काफी उदास थी लेकिन उसने खुद को इतना समझदार बना लिया है कि वो अपनी हर मुसीबतों का सामना कर सकती है। वो सोचती कि अब चाहे जो भी हो, जैसा कि फॉर्चून टेलर ने मुझे कहा था, मुझे अब रॉयल कैपिटल के लिए निकलना चाहिए। और अब वहाँ जाने का रास्ता देखने के लिए जैसे ही वो मैप उठाती है तो वो स्लाइम भाई साहब उसमें ही आराम कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक दिन में गायब नहीं हुआ क्योंकि स्लाइम भले ही वीक था पर सबसे काफी अलग है। जिसके बाद अब वो जंगलों में उस स्लाइम के साथ आकर अपनी बुक में देख के समझ रही होती है कि एक मॉन्स्टर को कैसे टेम किया जाता है। उसे पता लगता है कि एक मॉन्स्टर को टेम करने के लिए कुछ मैजिकल एनर्जी को उसकी तरफ पास करना होगा। अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो ग्लो करने लगेगा, जिसका मतलब कि तुमने उसे टेम कर लिया और तब तुम्हें उसे एक नाम भी देना होगा। और अब जब ये सब पढ़ने के बाद वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो स्लाइम ग्लो करने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए सोचती है कि तुम स्काई की तरह ब्लू हो, तो चलो मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सोरा। और ये कहते ही उस स्लाइम के ऊपर एक परमानेंट मार्क आ जाता है। आईवी बहुत खुश थी और कहती कि अब तुम्हारा स्वागत है मेरे इस नए सफर में। जिसके बाद आईवी कुछ चूहों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाती है और खुद पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। किस्मत से एक चूहा उसकी जाल में फंस भी जाता है जो कि उसका 10वां था और आईवी उसकी पूरी खाल उतार के अंदर का मीट अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद आईवी रॉयल कैपिटल के बगल में ही एक छोटे से विलेज में जाने का सोचती है। उसके इस मैप में भले ही रॉयल कैपिटल नहीं दिख रहा लेकिन वो इसी रास्ते पे है और जब वो उन जंगलों के बीच से गुजर रही होती है तभी अचानक ही उसे कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं जो देख आईवी जल्दी से भागते हुए एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है। उसके सामने बड़ी बड़ी मॉन्स्टर्स टाइप चींटियों की पूरी फौज होती है जो देख आईवी काफी डर गई थी। उन सब के जाने के बाद आईवी को एक चीज ध्यान में आती है और सोचती है कि शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर सोरा सच में बड़ा हो गया है। उस स्लाइम का साइज थोड़ा सा ही बड़ा था लेकिन काफी नोटिसेबल था। आईवी देखती है कि उसके फेस पर एक छोटा सा कट लग गया जिसको ठीक करने के लिए वो अब अपने सारे के सारे पोशंस का इस्तेमाल कर लेती है। वो कहती है कि मेरे पास तो शायद और पोशंस होने चाहिए थे, इतने कम क्यों हैं? क्या मैंने उन्हें कहीं गिरा दिया? जिसके बाद उन जंगलों में थोड़ा आगे चलने पर आईवी देखते है कि हर जगह उसके नाम के पोस्टर्स लगे हुए हैं। उसके नाम के साथ साथ उन पोस्टर्स के ऊपर उसकी तस्वीर भी बनी थी और काफी बड़ा इनाम रखा गया था जो कि उसके खुद विलेज के हेड ने लगवाया था। आईवी ये सब देखकर एक पल को डर तो जाती है पर फिर खुद से कहती है कि नहीं, अब मैं वो फेमेसा नहीं रही, मैंने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसके बाद अगले दिन वो एक छोटे से विलेज में पहुंचती है तो यहाँ का नजारा तो बिल्कुल ही अलग था। यहाँ सभी लोगों के पास अलग अलग स्किल्स होती हैं जैसे कि फायर, वाटर, रनिंग और सुपर स्पीड। साथ ही कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास सर्च करने की स्किल्स थी जो दिखाई भी सोचती है कि काश मेरे पास भी कोई ढंग की स्किल होती।
होती। अब कुछ देर तक उसी टाउन में घूमने फिरने के बाद वो एक मीट शॉप पर जाके दुकानदार से पूछती है कि क्या आप ताजा मीट खरीदना चाहेंगे। असल में आईवी यहाँ पर उन चूहों का ही मीट बेचने आई थी जो उसने जंगल से कलेक्ट किया था। उसके पास काफी ज्यादा मीट था तो उसे काफी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अब मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये चूहे खाते हैं, तो मुझे भी नहीं पता क्यों, बस खाते हैं। इधर आईवी अब उन्हीं कमाए हुए पैसों से कुछ बंस खरीद लेती है और शाम होने पर आराम से एक पेड़ पे बैठ के दोनों उसे खाने लगते हैं। पर जब वो सोरा को आधा खिलाने की कोशिश करती है तो वो अजीब सा ही मुंह बनाने लगता है। उसे ऐसी चीजें कुछ खास पसंद नहीं थी और न ही वो इन्हें खा सकता है। जिसके बाद अगली सुबह घूमते फिरते उसे फिर से अब वो कूड़े कचरे का ढेर मिल जाता है जहाँ उसे कई सारे अलग अलग पोशंस दिखते हैं और काफी सारे तो पहले एक्सपायर हो चुके थे। आईवी जैसे ही सबको इकट्ठा करके एक जगह पर रखती है तो सोरा सारे पोशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखा जाए तो काफी हैरानी वाली बात थी क्योंकि इस तरह इन ऑर्गेनिक चीजों को एब्जॉर्ब कर लेने वाली स्किल सिर्फ हायर लेवल स्लैम्स के पास होती है। ये देख आईवी उसे कुछ और भी पोशंस एब्जॉर्ब करने के लिए देती है जो वो नहीं करता, वो सिर्फ ब्लू पोशंस को ही पीता है। अगले दिन और भी सारे चूहों को पकड़कर आईवी फिर से उसी मीट शॉप पर जाकर अपना आज का कलेक्ट किया हुआ सारा मीट बेच देती है और इससे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। और उसके बाद से ही एक तरह से उसके लिए डेली रूटीन सा हो गया। वो रोज खुद के लिए खाना और सोरा के लिए नए नए पोशंस ढूंढती। भले ही उसकी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं थी पर फिलहाल वो इन सबसे काफी खुश थी और सोचती है कि काश हम लोग का हर दिन ऐसे ही गुजरे। पर इसी पल के बाद उसके हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि जैसे ही अगले दिन वो उसी विलेज में वापस जाती है तो उसे वहाँ वही टेमर्स दिख जाते हैं जो कुछ दिन पहले उसे पकड़ने की बात कर रहे थे। पर फिलहाल वो उसे पहचान नहीं पाते और कहते हैं कि अबे बच्चे, तेरे पास ये मैजिक बैग कहाँ से आया, ला हमें दे इसे। आईवी इतनी डर चुकी थी खुद को बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। मीट शॉप वाला दुकानदार जब उसे आवाज देकर रोकता है तो आईवी देखती है कि इस विलेज के हर कोने कोने में उसके वांटेड पोस्टर्स चिपके हुए हैं। तो अब इससे पहले कि कोई उसे पहचान ले वो जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाती है। इन सब से वो काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और सोचती है कि पता नहीं कब तक मुझे इसी तरह भागना पड़ेगा। और अब सिचुएशन को देखते हुए अगले दिन वो उस जगह से बाहर निकलने का सोचती है क्योंकि हर जगह उसके ही पोस्टर्स लगे हुए हैं। वहीं आगे चलते चलते उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं तो वो अपना मैप निकाल के देखने लगती है कि उसे किधर जाना चाहिए। लेकिन तभी सोरा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है जिसका मतलब कि उसे भूख लगी है। आईवी कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने का ढूंढते हैं। उसे पास में ही एक नदी दिखती है तो वो सोचती है कि चलो थोड़ा पानी भर लिया जाए। साथ ही साथ वहाँ एक बड़ा सा पेड़ भी होता है जिसपे काफी सारे फल लगे थे। अब इससे पहले कि वो ज्यादा करीब जाती उसे पता लग जाता है कि असल में एक मॉन्स्टर पेड़ है जिसने एक आदमी को अपने अंदर निगल रखा है। लोगों का तो ये तक कहना है कि इस पेड़ के पास जाने वाला कभी वापस नहीं लौट पाता। आईवी भी ये देख काफी डर गई थी और जल्दी से दूर भागती है पर उसके वो लंबे लंबे टेंटिकल्स आईवी के हाथों को पूरी तरह घायल कर देते हैं। कुछ देर बाद जब वो आराम करने के लिए रुकती है तो उसके हाथों से काफी सारा खून बह चुका था और इस वक्त उसके पास कोई हीलिंग पोशन भी नहीं था। खून के इतना ज्यादा बहने की वजह से आईवी अब धीरे धीरे बेहोश होती जा रही थी और सोचती है कि शायद अब यही मेरा अंत है। तभी अचानक ही सोरा उसके हाथों के ऊपर चढ़ जाता है जो देखो सोचती है कि शायद मैं सही थी, स्लैम्स और मॉन्स्टर्स इंसानों को खाया करते हैं तो शायद ये भी वही कर रहे हैं। लेकिन अब काफी घंटों बाद रात में आईवी जब होश में आती है तो वो देखती है कि सोरा उसके जख्मों के ऊपर बैठा है और तब जाके उसे समझ में आता है कि सोरा उसे खा नहीं रहा बल्कि हील कर रहा है क्योंकि उसने अब तक काफी सारे हीलिंग पोशंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसके अंदर हीलिंग एबिलिटी आ चुकी है। जिसके बाद अब सुबह सुबह जब आईवी की आंख खुलती है तो सोरा उसके ऊपर उछल कूद कर रहा होता है। तो आखिर तुमने मुझे बचा ही लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आईवी का जवाब देते हुए सोरा पहली बार कुछ शब्द बोलता है जो फिलहाल उसे समझ तो नहीं आता पर वो बहुत खुश थी। इसके बाद से ही धीरे धीरे सोरा अपने अंदर कुछ नए नए चेंजेस दिखाने लगता है, जैसे अब वो पहले से ज्यादा ऊंची जंप कर सकता है और हाइट भी उसकी काफी हद तक बढ़ चुकी है। साथ ही अब वो पहले से थोड़ा ज्यादा बोल पा रहा था पर अपनी इस कांस्टेंट ग्रोथ के लिए उसे और भी ब्लू पोशंस चाहिए। तो अभी फैसला करते हैं कि फिर से उस डंपिंग यार्ड में जाकर उन फेंके हुए सामानों में कुछ पोशंस ढूंढेगी। लेकिन इस बार ढूंढते ढूंढते उसे अपने लिए कुछ नए नए कपड़े भी मिल जाते हैं जो देखने में तो पुराने जरूर थे पर फिलहाल अपनी आईवी के लिए किसी खजाने से कम नहीं। साथ ही वहाँ काफी सारे पोशंस भी मौजूद थे तो आईवी अब सोरा को उन्हें एक एक करके देती है। लेकिन हड़बड़ की तरह ही वो ब्लू पोशंस के अलावा और कुछ भी नहीं पीता। जिसके बाद अब सफर में आगे चलते हुए रास्ते में आईवी को कुछ बेरीज दिखती हैं जिनका टेस्ट वैसे तो काफी लजीज था पर सोरा को कुछ खास पसंद नहीं आता। तो आईवी अब उन सबको अपने लिए कलेक्ट कर लेती है और शाम होने पर दोनों इसी को खाते हुए अपना डिनर करते हैं। सोरा तो इतना भूखा था कि सारे पोशंस को एक बार में ही पी लेता है। आईवी उसे थोड़ा और देती है लेकिन वो उसे भी खत्म कर देता है। अरे अगर तुम इसी तरह खत्म करते रहे तो मैं और पोशंस कहाँ से लाऊंगी। चलो ठीक है, आओ तुम्हें अब थोड़ी कहानी सुनाई जाए, कम से कम सोने के बाद तुम्हें भूख तो नहीं लगेगी। आईवी अब एक पेड़ पर बैठकर उसे एडवेंचर से भरी काफी सारी स्टोरी सुनाती है जिसे कुछ देर तक सुनाते सुनाते वो खुद ही सो गई थी। और इसके बाद अगली सुबह जब वो उठती है तो सोरा ने ऑलरेडी सारे पोशंस गायब भी कर दिए होते हैं। आईवी के सोने के बाद वो रात भर जाके पोशंस ही पीता रहा। बेचारी का बहुत दिमाग तो खराब होता है पर अब वो कुछ कर नहीं सकती। वो अपना बनाया हुआ जाल चेक करने जाती है जिसमें वो अक्सर छोटे छोटे चूहे पकड़ती थी पर इस बार तो उसके जाल में एक चूहे के बदले बड़ा सा स्नेक फंस गया था। आईवी डर तो रही थी पर वो सोचती है कि क्या पता मुझे मार्केट में इसका अच्छा दाम मिल जाए, इसलिए अब अपनी हिम्मत जुटाते हुए एक छोटा सा कपड़ा निकालकर एक झटके में सांप को पकड़ के उसमें डाल के जल्दी से बांध देती है। भाई मेरे तो खुद फट जाती है काम करने में, पता नहीं इसने कैसे कर लिया। उसका प्लान था कि वो जाके अब
इस स्नेक को मार्केट में बेचेगी तो वो उसे लेकर अब टाउन में जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में ही कुछ अजीब सी स्मेल आती है। एवी अब जब देखने के लिए उस जगह पर पहुंची तो वहाँ एक घोड़े की लाश पड़ी हुई थी और वहीं थोड़ा सा और आगे जाने पर उसे बहुत से लोग मरे हुए दिखते हैं। ऐसा कुछ उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था तो काफी डर गई थी और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो इतनी डर चुकी थी कि तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो जंगल से बाहर नहीं आ गई, जहाँ सामने उसे एक छोटा सा टाउन दिखता है। तो अब वो उसके अंदर चली जाती है ये सोचते हुए कि मुझे इस बारे में किसी को बताना ही होगा। घूमते फिरते अब वो एक गिल्ड में पहुंचती है जहाँ कुछ एडवेंचर्स उससे पूछते हैं कि बच्ची तुम्हारे इस बैग में आखिर है क्या। आइवी कहते हैं कि आप लोग इसे छोड़ो, मैंने अभी अभी जंगल में कुछ लाशें देखी, शायद किसी ने उन्हें मार दिया है। जो सुन रिसेप्शनिस्ट उसे अपने पास बुलाती है और एक एडवेंचरर आके आइवी से उस जगह की लोकेशन के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने कहाँ पर देखा। और जगह के बारे में पता लगते ही वो लोग जाने की तैयारी करते हैं। वो आइवी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने हमें ये टाइम पे बता दिया, अगर तुम्हारी ये जानकारी सही हुई तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट आइवी को अपने पास बुलाकर एक फॉर्म देते हुए कहती है कि तुम थोड़ी देर बाद आकर अपना रिवॉर्ड ले जाना। जिसके बाद आइवी उस स्नेक को लेकर एक दुकान में बेचने के लिए जाती है जहाँ वो बंदा कहता है कि अरे वाह ये तो काफी अलग टाइप का स्नेक है, देखो बच्ची तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इसके 3 गिलेट मिलेंगे। और अब ये 3 गिलेट कितना होता है आइवी से कैलकुलेट करती है और तब उसे पता लगता है कि उसके 30 चूहों को पकड़ने के बराबर जितनी कमाई थी 3 गिलेट। वो दुकानदार कहता है कि अगर तुम ऐसे और भी पकड़ के लाई तो काफी अच्छी रकम भी मिल सकती है। अपने पैसे लेने के बाद आइवी अब उस टाउन के कचरे के ढेर के पास जाती है जहाँ उसे काफी सारे मैजिक बैग्स रखे हुए दिखते हैं और ये लिटरली कई सारे थे। साथ ही सोरा को भी अपने ब्लू पोशंस पीने का मौका मिल जाता है, पर आइवी को समझ नहीं आता कि भला अब मैं इतने सारे बैग्स को अपने पास कैसे रखूं। और काफी देर तक अपने घुटने में पड़े दिमाग पर असर डालने के बाद वो उन सारे बैग्स को एक दूसरे के अंदर ठूस देती है। जिसके बाद अब वो उन सबको लेकर टाउन में जब वापस आती है तो वो एडवेंचरर उसे पहचान लेता है और उसका थैंक्स करते हुए कहता है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही निकली, कुछ मॉन्स्टर्स ने उन एडवेंचरर्स को मार दिया था, इसलिए अब हमने हाई रैंक एडवेंचरर्स को उन्हें मारने भेजा है। फिलहाल अब तब तक के लिए तुम जाकर अपना रिवॉर्ड ले लो। तो अभी खुश होते हुए कहते कि ठीक है। और जब वो गिल्ड में वापस पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे वही डॉक्यूमेंट मांगती है जो उसने दिया था, पर क्योंकि बेचारी के पास अब काफी सारे झोलों का भंडार हो चुका था तो उसे अब सबको निकालना पड़ता है। और यहाँ आइवी को रिवॉर्ड के बदले में एक सिल्वर टैबलेट मिला था जो कि उसके 50 चूहे पकड़ने के बराबर था और तो और उसे 2 गोल्ड कॉइन से मिलते हैं। और जब अपने सारे पैसे लेकर जब वो जाने ही लगी तो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि सुनो तुम शायद अपने झोले भूल गई। और अब फिर से भाई उसके सारे झोले उथल पुथल हो जाते हैं जो देख टाउन में उस पर हर कोई हंस रहा होता है। अगली सुबह जब वो जंगलों में वापस आती है तो उसका लगाया हुआ ट्रैप टूट चुका था। आइवी ये देख काफी परेशान होती है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। वहीं तभी अचानक सोरा को किसी की स्मेल आती है जिसके पीछे वो तेजी से भागने लगता है। आइवी भी अब उसके पीछे पीछे जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग झाड़ियों के पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल हालत में पड़ा था। आइवी थोड़ा डरती तो है पर उसे समझ में आ जाता है कि अभी मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करने के लिए वो अपनी मॉन्स्टर बुक में चेक करने लगती है और थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि अब मरने वाला है। भला अब मैं क्या करूं, इसकी हेल्प करने का मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। सोरा को भी उसके लिए काफी बुरा लग रहा था तो एकदम से आके पूरे मॉन्स्टर को ऊपर से पूरी तरह कवर कर लेता है। वो उसके सारे जख्मों को धीरे धीरे हील करने लग रहा था जो देख आइवी भी हैरान होती है कि स्लाइम्स ऐसा कुछ भी कर सकते हैं क्या। और कुछ देर तक बैठ के इंतजार करने के बाद आइवी देखती है कि सोरा ने उसे पूरी तरह हील कर दिया जो देख वो भी बड़ा खुश था और आइवी को अपने अंदाज में शुक्रिया कहता है। अरे वाह तुम तो बड़े ही क्यूट हो, अब तो तुम ठीक हो गए ना, तो वापस जा सकते हो। लेकिन अब वापस जाने के बजाय जहाँ जहाँ आइवी जा रही होती है वो मॉन्स्टर भी उसी के साथ साथ चल रहा होता है। आइवी सोचती है कि शायद मुझे एक और दोस्त मिल गया और उसे कहती है कि चलो अब तुम्हें कोई नाम दिया जाए। काफी देर तक फिर से अपने घुटनों में पड़े दिमाग पर असर डालने के बाद वो उस मॉन्स्टर का नाम सील रख देती है। जिसके बाद आइवी अब उन दोनों के साथ जंगलों में थोड़ा आगे जाती है तो उसे कुछ लोगों की आवाजें आती है जो सुन वो सोरा को जल्दी से अपने बैग में छुपा लेती है और सील भी तुरंत जाकर जंगलों में छुप जाता है क्योंकि इंसान उसके लिए खतरे से कम नहीं। आइवी अब कुछ कदम चलती है कि एक टाउन के गेट पे पहुंचती है जहां बाहर कुछ गार्ड्स तैनात खड़े थे जो दिखने में उसे कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे होते हैं। एक आदमी अब जब गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उससे पूछते कि आखिर तुम किस काम से लाडोन विलेज में आए हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि दरअसल मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है तो बस मैंने सोचा उससे मिल लूं। अच्छा तो बताओगे जरा तुम्हारे उस दोस्त का नाम क्या है। ओह अच्छा उसका नाम शायद। और बस ये सुनते ही वो गार्ड उसे दीवार में दे मारता है और उसके बैग को जैसे चाकू से फाड़ता है तो अंदर काफी सारी शराब की बोतलें निकलती हैं। तो मतलब तो यहाँ इलीगली शराब बेचने आया है ना। पर इससे पहले कि वो उसे मारने पीटने लगता पीछे से एक और गार्ड आते हुए कहता है कि देखो ये क्रिमिनल तो है पर इसे ऐसे मारो मत। पर अब वो लोग उसे हवालात की हवा खाने भेज देते हैं। ये सब देख के बेचारी आइवी डर गई होती है कि पता नहीं भाई अब मेरा क्या होगा। और उसकी ये डरावनी शक भरी आंखें देख के तो बेचारी आइवी डर के मारे हिल भी नहीं पा रही होती। पर ये बंदा वैसे उतना भी बुरा नहीं था और बस उसे पूछता है कि आखिर तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। दरअसल वो मैं लाटोमी विलेज से हूँ। वो अच्छा ऐसा है, मैंने तो सुना है कि लाटोमी में चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही, पर तुम उस बात की टेंशन मत लो, अब तुम हमारे विलेज में हो। और जैसी वो एंटर करती है तो इस टाउन का नजारा देख के हैरान होती है कि तो कितनी बहुत बड़ी जगह है। जिसके बाद अब वो कुछ दुकानों में जाके उनसे बस अपने मीट के बारे में पूछ रही होती है क्या वो यहाँ बिक सकता है या नहीं। और ऐसे ही थोड़ी देर तक घूमने फिरने के बाद आइवी एक कैंपिंग एरिया में पहुंचती है जहाँ काफी सारे एडवेंचरर्स इकट्ठा होते हैं। इस जगह के गेट पे भी पहले से कुछ डरावने गार्ड्स खड़े थे तो वो बेचारी अब बड़ी डरी सहमी से हुई अंदर जाने की कोशिश करती है। वो गार्ड उसके बारे में पूछकर अंदर जाने की जगह बताता है जहाँ वो रुक सकती है और एक लकड़ी से बना हुआ पास देकर उसे अंदर भेज देता है। जिसके बाद आइवी अंदर आके एक छोटी सी जगह पर अपनी चटाई बिछा के बड़ी खुश होती है। लेकिन सिर्फ उसे छोड़ के यहाँ आस पास सभी के पास अपने अपने टेंट होते हैं जो देखो सोचती है कि शायद मुझे भी अपने लिए कोई टेंट खरीद
लेना चाहिए। और अब वो मार्केट जाकर ये देख ही रही होती है कि उसे कौन सा लेना चाहिए कि तभी वो लाल बालों वाला गार्ड उसके सामने आ जाता है। ऐसे अचानक उसे अपने सामने देखकर डर के मारे तो बेचारी रोने ही वाली थी। अरे कर क्या रहे हो तुम, कम से कम बच्चों को तो डराओ मत। इस लाल बाल वाले का नाम ऑक्टो और व्हाइट बाल वाले का नाम वैली है। वो आईवी को कहता है कि चलो आओ, तुम्हें टेंट खरीदना है ना तो मेरे साथ आओ। और वो दोनों उसे एक बूढ़े आदमी की दुकान पर लेके आते हैं। अरे बुढ़ाओ देखो तो जरा, तुम्हारे लिए कस्टमर लाया हूँ मैं, ये मेरे साथ है। इस बच्चे को अच्छे से अच्छा और मजबूत से मजबूत टेंट दो। वो जब बूढ़ा आदमी अब जब उसके लिए टेंट देख ही रहा होता है तो आईवी थोड़ी घबरा जाती है और पूछती है कि भला आखिर इसकी कीमत क्या होगी, क्या एक सिल्वर टैबलेट इसके लिए काफी होगा। जो सुन वो लोग अब खुद ही हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि भला तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो आईवी उन्हें सारी बातें बताती है कि कैसे गिल्ड में एक मॉन्स्टर अटैक की जानकारी देने पर उसे ये एक रिवॉर्ड के बदले में मिला था। जो सुन वो बूढ़ा उसे अब एक बढ़िया सा टेंट निकाल कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस पे अपनी अच्छी सी एक निशानी लगा देनी चाहिए। जो सुन आईवी मारकर लेकर टेंट पे सोरा का नाम लिख देती है। ये निशान इसलिए लगाने जरूरी होते हैं ताकि टेंट कहीं घूमे ना। और क्योंकि उनकी नजर में आईवी एक छोटा बच्चा था तो वो बूढ़ा उसे गिफ्ट के तौर पर एक मैजिक बैग दे देता है। जो देख वो भी काफी खुश होती है और उन गार्ड्स को थैंक्स कहती है हेल्प के लिए। आईवी कैंपिंग एरिया में वापस जाकर रात होने से पहले अपने टेंट को अच्छे से लगा लेती है। अब देखा जाए तो ये बस एक कपड़े का टुकड़ा था लेकिन उसके लिए ये किसी घर से कम नहीं। और फाइनली अपने टेंट के अंदर जाके वो सोरा को बाहर निकाल लेती है। ये देखो अब यही हमारा घर है, तुम खुश तो हो ना। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें अब काफी भूख भी लगी होगी तो चलो कुछ पोशंस लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए बाहर निकल रही थी कुछ एडवेंचरर्स उसे घेरते हुए कहते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे टेंट चुराने की। वो लोग उस पर इल्जाम लगाने लग रहे थे कि आईवी ने उनका टेंट चुराया। तो वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो बदमाश लोग यहाँ किसी नेक इरादे से नहीं आए थे। उनके साथ वाली वो लड़की आईवी के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हुए उसका बैग को खोल देती है और सोरा को देख के वो सब डर जाते हैं कि भाई ये क्या चीज है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे किसी मॉन्स्टर को नहीं देखा। आईवी भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देते। और अब इससे पहले कि बदमाश लोग उसे कुछ करते कैंप एरिया का गार्ड वहां जाता है। देखो तुम लोग जो भी हो उस बच्ची को परेशान करना बंद करो। उनमें से एक बंदा उसे अकड़ दिखा रहा होता है तो वो गार्ड आईवी को छुड़ाते हुए कहता है कि ये टेंट इसी बच्चे का है और भला तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि ये चोरी किया हुआ है। जो सुन वो लोग कहते हैं कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई होगी फिर। और जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे होते हैं गार्ड्स आके उन्हें दबोच लेते हैं। पर इसके बावजूद वो बाकी लोग बच के निकल गए थे लेकिन उनमें से एक बंदा पकड़ा जाता है। बच्ची वैसे तुम ठीक तो हो ना, माफ करना हमारे होते हुए तुम्हें सब झेलना पड़ा। और वो गार्ड आईवी को खुश करने के लिए एक शाइनी सा ब्लू पोशन उसे गिफ्ट देता है जो काफी रेयर था। प्लीज इसे मेरी माफी के तौर पर रख लो। और आईवी को वो पोशन देके वो गार्ड वहां से चला जाता है। बेचारी तो बस इस चीज से इतनी खुश हो जाती है कि रात को सोरा को एक छोटी सी पार्टी देते हुए कहते हैं कि लो आज जितना मन है वो खा लो। पर भाई ये स्लाइम भी बड़ा तेज था, उसने सब सुन लिया था तो आईवी को नया वाला पोशन निकालने के लिए कहता है नहीं मैं तुम्हें ये वाला नहीं दे सकती, ये सिर्फ फीलिंग के लिए है। अगली सुबह जब आईवी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से कुछ गार्ड से होती है और हर कोई उसे काफी प्यार दिखाते हुए कुछ न कुछ गिफ्ट देता है। आईवी भी सोचती है कि यार मैं तो अब तक बस कुछ ही लोगों से मिली और मुझे हर कोई जानने लगा। जिसके बाद अब जब वो जंगलों में आती है तो फिर से उसे काफी सारे ट्रैप्स टूट चुके थे। जो देखो परेशान होती है कि ऐसे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। वहीं झाड़ियों में से उसे किसी की आवाज आती है जो देखो डर गई। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि सियल था जिसने काफी सारे खरगोशों का शिकार कर रखा था जो वो आईवी के लिए लाया है उसके हेल्प के लिए एक तरह से थैंक्स के तौर पर। जो देख वो तो बड़ा खुश होती है और उन्हें कहती है कि आप तुम आराम कर लो जब तक मैं इन सबको पैक कर लेती हूँ। और काफी देर की मेहनत के बाद आईवी अपना काम खत्म करके वापस टाउन में आती है जहाँ मीट शॉप वाली वही लेडी उसे कहती है कि तो काफी फ्रेश है, लगता है तुमने इसे बिना किसी ट्रैप के पकड़ा। और आईवी से खुश होकर वो बोनस के तौर पर उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है। जिसके बाद अब वो कैंपिंग एरिया की तरफ वापस जा ही रही होती है तभी फिर से उसे रास्ते में गार्ड मिलता है जो पूछता है कि बच्चे क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए। पर आईवी ये देखकर और घबरा जाती है कि भाई आखिर ये लोग मुझे जानते कैसे हैं और डर के मारे जाके कोने में बैठ जाती है। तभी वैली वहाँ के पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। और तब उसके पूछने पर वो बताता है कि असल में ऑक्टो ने सभी गार्ड्स को ऑर्डर दिया है कि अगर आईवी नाम का कोई बच्चा मिले तो उसकी हेल्प करना, शायद इसलिए सब तुमसे इतना फ्रेंडली हो रहे हैं। जो सुन आईवी भी हैरान होती है कि भाई उसे इतनी पसंद आ गई क्या मैं। अब वैली के जाने के बाद वो फलों की दुकान पे कुछ फ्रूट्स लेने जाती है जहाँ उसका फेवरेट फ्रूट ज़ारो भी था जो कि उसके लाटो में विलेज का ही है पर फिलहाल कुछ ज्यादा ही महंगा है। तो दुकानदार बताता है कि हाँ ये इसलिए क्योंकि इस साल उनकी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हुई। हर साल वहाँ की फॉर्च्यून टेलर लुबा ज़ारो फ्रूट की फसलों का परफेक्ट टाइमिंग बताया करती थी। उनकी वजह से ही उस विलेज की फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग रहती थी। पर इस बार जब वो बीमार पड़ी तो विलेज के हेड ने उसे दवाइयां देने से मना कर दिया और उनके मरने के बाद उस हेड ने सारा इंजाम फेमिसा नाम की एक छोटी सी बच्ची पर लगा दिया और इसी वजह से इस बार उनकी फसल बिल्कुल खत्म सी हो गई। जो सुन आईवी काफी उदास सी हो जाती है। दुकानदार कहता है कि तुम भी लाटोमी विलेज से हो ना, तो क्या तुमने भी उस जगह को छोड़ दिया। और वो दुकानदार आईवी का थोड़ा मूड ठीक करने के लिए उसे एक ज़ारो फ्रूट देते हुए कहता है कि शायद तुमने भी काफी कुछ झेला है पर कभी हार मत मानना। आईवी अब जब शाम होने पर अपने टेंट में वापस आती है तो ये सोच के परेशान हो रही थी कि पता नहीं उसके मॉम डैड का क्या हाल होगा। लेकिन
उसके सब सोचने से कुछ बदल नहीं जाएगा, क्योंकि आखिर में तो उसके खुद के माँ बाप ने भी उस सपना नहीं समझा। लेकिन फिलहाल वो खुश थे कि कम से कम यहाँ के लोग उसके विलेज जैसे नहीं, यहाँ हर कोई आईवी को पसंद करता है। अब पूरी रात सुकून से सोने के बाद आईवी अगले दिन जब उठती है तो सुबह सुबह ही अपना सामान बांधकर फिर से शिकार पर निकल पड़ती है और जाने से पहले सभी गार्ड्स को बाय कहते हुए जा रही थी। जिसके बाद जंगल में आकर आईवी हर जगह अपने ट्रैप्स को सेट करके पोशंस कलेक्ट करने के लिए फिर से डंपिंग ग्राउंड जाने का सोचती है। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, वही गुंडे टाइप लोग उसके सामने आगे होते हैं जो फिलहाल उससे बदला लेने के लिए आए थे। आईवी समझ गई थी कि इनसे बहस करने कोई फायदा नहीं, तो तुरंत ही भाग जाती है। पर भला एक बच्ची अब कितना ही दूर बच के भाग पाएगी, उन लोगों ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया होता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे भागने की। लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग उसे कुछ नुकसान पहुंचाते, सियाल सामने आता है जो देख दोनों की इतनी फट जाती है कि वो औरत तो वही बेहोशी हो गई। दूसरा बंदा बच के भागने की कोशिश करता है पर सियाल की स्पीड के सामने टिक नहीं पाता और बस एक दहाड़ सुनते ही उस बेचारे की भी पैंट गिली हो जाती है। आईवी थोड़ी चैन की सांस लेती है कि अचानक किसी के आने की आवाज आती है, जो देख सियाल जाकर जल्दी से छुप गया। ये और कोई नहीं बल्कि ऑक्टो और वैली थे, जो कि सियाल के दहाड़ने की आवाज सुन के यहाँ आए थे और पूछते कि तुम ठीक तो हो ना। तो आईवी कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इन लोग की हालत कुछ खास ठीक नहीं लग रही। अब कुछ देर बाद ऑक्टो उसे अपने ऑफिस में लेकर आया हुआ था और बताता है कि अब इन दोनों बदमाशों को जेल में डाल दिया गया है। वो लोग असल में एक चोर थे जिन पे काफी सारे केसेस दर्ज हैं और क्योंकि आईवी ने उन्हें पकड़वाने में मदद की तो इनाम के तौर पर उसे 5000 गिलिट्स मिलेंगे, जो सुन के बेचारी के तो होश उड़ जाते हैं कि भला आखिर ये रकम कितने चूहों के बराबर होगी। अब यार एक छोटा बच्चा इतने सारे पैसे लेकर तो घूम नहीं सकता, तो ऑक्टो कहता है कि तुम्हें जाकर पहले ट्रेड गिल्ड में अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रेड गिल्ड एक बैंक की ही तरह है। यहाँ आईवी को अपने कुछ स्टेप्स पूरे करने होते हैं और कुछ ही देर में उसका खुद का सेविंग्स अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। वो अब एक रूम में जाकर अपने सारे पैसे जमा करवा देती है, जिसके बदले में उसे कंफर्मेशन के तौर पर एक तरह का कार्ड दिया जाता है। और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑक्टो आईवी को लेकर जैसे ही बाहर आता है तो वैली आग बबूला हुआ खड़ा था। आखिर मुझे बिना इन्फॉर्म किए तुम इसे अपने साथ लेकर घूम रहे थे, मुझे बताया क्यों नहीं। आईवी उन दोनों का अपने लिए इतना प्यार देखकर हैरान होती है कि आखिर ये लोग मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। वो लोग आईवी को पार्टी देने के लिए लाए होते हैं और बातों बातों में ऑक्टो आईवी के स्किल्स और स्टार्स के बारे में पूछता है जो वो उन्हें बताना नहीं चाह रही थी। तो वो कहता है कि अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, कई बार तो बहुत सारे स्टार्स वाले लोग भी किसी काम के नहीं होते हैं और तुम्हें चाहे लोग कुछ भी कहें, बस खुद पे विश्वास रखना। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं। उसका उदास चेहरा देख के उन्हें लग रहा था कि शायद आईवी के पास बस एक ही स्टार है, शायद इसलिए वो बताने से डर रही है। अब उन लोगों के साथ अच्छा सा वक्त बिताने के बाद अगले दिन आईवी उस विलेज से जाने का डिसाइड करती है और उन्हें बताती है कि अब मैं रॉयल कैपिटल की तरफ निकलूंगी। आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो वहाँ बस मेरा नाम ले लेना। आईवी दोनों को बाय कहते हुए चली जाती है और वैली इधर ऑक्टो को बताता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि एक लड़की है और किसी वजह से ही अपनी पहचान छुपा रही है। तो ऑक्टो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, शायद उसकी कोई वजह होगी, इंतजार करो, क्या पता किसी दिन वो खुद बता दे। इधर आईवी वापस अपने सफर पर निकल गई होती है, जहाँ रास्ते में सोरा का इतना फुर्तीला नेचर देखकर उसे याद आता है कि जब सोरा ने सियल को जख्म को हील किया था तब से ही वो थोड़ा इवॉल्व सा हो गया है, जैसे उसके अंदर कुछ नई एनर्जी सी आ गई हो। तभी अचानक से सोरा का ध्यान किसी चीज पर जाता है, जो देख आईवी उसके पीछे जाती है और सामने एक बड़े से खाली एरिया में पूरी फसलों को बर्बाद हुआ देखते हैं। आईवी को समझ आ जाता है कि जरूर किसी जंगली सुअर का काम होगा। बेचारी डरते हुए सोच रही होती है कि पता नहीं वो मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगी, और तभी अचानक सियल पीछे से आ जाता है। अब कुछ देर तक साथ में ऐसे ही थोड़ा खेलने के बाद रात में अब तीनों खाना खाने बैठते हैं, जहां आज भी सियल ने कई सारे खरगोशों को पकड़ने में आईवी की हेल्प की थी, जिसका मतलब कि अब उसके पास खाने की कमी तो नहीं होने वाली। जिसके बाद अगली सुबह उठकर आईवी जब अपने ट्रैप्स चेक करने के लिए जाती है तो वो इस बार भी बर्बाद हो चुके थे, एक भी चूहा उसके पकड़ में नहीं आया होता। आईवी उदास तो थी पर कहते कि चलो कोई बात नहीं, कल का थोड़ा खाना बचा हुआ है हमारे लिए। तभी सामने उसे कुछ अजीब सा दिखता है कि जैसे कोई चीज उसकी तरफ ही आ रही हो, जो देख आईवी डर के भागते हुए सोचती कि आखिर ये चीज है क्या, ये कैसी प्रेजेंस है, और भागते भागते वो एक खाई के पास पहुंच जाती है, जहाँ पीछे से उस चीज ने उसे घेर लिया होता है। आईवी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान की तरह लग रहा होता है। तभी सियल नीचे से आकर एक खतरनाक दहाड़ मारता है और अगले ही पल आईवी देखती है कि वो डार्क प्रेजेंस अब गायब हो चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये था क्या। अब अपने सफर को जारी रखते हुए वो तीनों एक पहाड़ी से गुजर रहे होते हैं, जहाँ आईवी और सोरा सियल की सवारी करते हुए जा रहे थे। आईवी अभी उसी डार्क प्रेजेंस के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक सियल रुक सा जाता है, क्योंकि पहाड़ की तरफ से एक ओगरे उनकी तरफ ही आ रहा था। सियल जल्दी से आईवी को छुपाकर उस पर हमला करता है और अपने साथ साथ उसे लेकर नीचे बहती नदी में कूद जाता है। आईवी अब कुछ समझ पाती कि अचानक और भी कई सारे ओगरेस पहाड़ के ऊपर से उसकी तरफ ही आ गए होते हैं। वो अब जल्दी से भागना शुरू करती है और दौड़ते दौड़ते बड़ी अजीब सी जगह पहुंच जाती है, जहां आसपास कई सारे डरावने स्केयरक्रोज लटके हुए थे। लेकिन अभी वो ओगरेस उसके पीछे ही आ रहे होते हैं और गलती से उसका पैर एक ट्रैप में चला जाता है, जिससे आईवी एक जाल में फंस के पेड़ से लटक जाती है। मौका देखते ही एक ओगरे उस पर टूट पड़ता है, लेकिन अब इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता, सामने से एक तेज रोशनी आती है और एक बड़ा सा फायरबॉल अटैक उन सबको जाके लगता है, जो अचानक सामने आए इस लाल बाल वाले लड़के ने किया था। वो बंदा अब अपने फ्लेम अटैक से सभी
तभी ऑगरेस को जला ही रहा था कि तभी उसकी नजर आईवी पड़ती है जो उन आग की लपटों के बीच लटक रही थी। वो बेचारा खुद ये देख के हैरान था और कहता है कि आखिर एक बच्चा यहाँ पर क्यों है, ये यहाँ कर क्या रहा है। तभी अचानक एक बंदा आकर अपने तीर कमान के साथ उस जाल को तोड़ देता है और आईवी तेजी से नीचे गिरने ही लग रही होती है कि तभी वो लाल बालों वाला लड़का जल्दी से उसे पकड़ लेता है। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि सामने ही एक ऑगरे खड़ा था जो देखो तुरंत ही आग की लपटों से बाहर कुछ मुलायम्स बॉल पे जाके कूदता है जो कि असल में कुछ बड़े बड़े स्लैम्स थे जिसके मालिक के सामने दिख रही खूबसूरत सी लेडी है। और कुछ देर के अंदर ही वो सब मिलकर उनका पूरी तरह सफाया कर चुके होते हैं जो देख आईवी हक्की बक्की रह गई थी। अब बाहर आकर वो सब लोग आईवी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि हम सब लोग सप्रेशन स्क्वाड के मेंबर्स हैं जिन्हें ऐसे ही मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेजा गया है। वो अच्छा, तो मतलब ये ट्रैप्स भी आप लोगों ने ही लगाए थे? हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो सभी लोग अब बारी बारी करके आईवी को अपने बारे में बताते हैं। जोसन वो भी अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लाटो में विलेज से हूँ। इसके बाद अब वो सब लोग बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ वो आईवी से पूछते हैं कि आखिर तुम इस जंगल में कर क्या रही हो। आईवी बताते हैं कि मुझे ओटोलवा टाउन जाना है, मैं उसी सफर पे ही थी कि रास्ते में सब कुछ हो गया। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। जोसन वो तो बड़ा खुश होती है कि उसे इतने सारे लोगों के साथ सफर करने का मौका मिलेगा। थोड़ा आगे आने के बाद लीडर आईवी को उनका कैंप दिखाता है जहाँ वो लोग आज रुकने वाले हैं। वो लोग जाने के लिए आगे ही बढ़ते हैं कि इतने में आईवी की नजर सील पे पड़ती है जो वहीं आसपास टहल रहा था। आईवी खुश तो होती है पर बेचारी ये सोच कर डर गई थी कि कहीं उसे कोई देख न ले, इसलिए अब इशारों इशारों में उसे जाने का सिग्नल दे रही होती है जिसे वो भी थोड़ा बहुत समझ गया था और जंगलों में जाकर छुप जाता है। रात होने पर अब वो लोग कैंप पे आते हैं जहाँ आईवी पहली बार इतने सारे एडवेंचरर्स को एक साथ देख रही थी। लीडर बताता है कि यहाँ हम सभी के अलग अलग टेंट हैं तो तुम जहाँ चाहो रुक सकती हो। वही उन सबके मॉन्स्टर्स को लेकर कोई मीटिंग होने वाली थी तो वो लोग चले जाते हैं पर आईवी तब तक उसी लाल बाल वाले बंदे लेटर के साथ रुकती है जिसे खाना बनाने का काम दिया गया था। पर असल में तो बेचारे को कुछ बनाना आता ही नहीं, वो बस अपनी फायर कंट्रोल स्किल को यूज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। एक तरह से देखा जाए तो उसका यूज बस सिलेंडर के पैसे बचाने के लिए होता है। आईवी उसे कहते हैं कि चलो मैं ही तुम्हें कुछ सिखा दूं। और इसके बाद तो जब वो चालू होती है तो ऐसे खाना बनाने लग जाती है जैसे उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस हो। बेचारा लेटर तो देख के हैरान होता है कि भाई ये क्या है। और डिनर के टाइम जब वो सब लोग खाने बैठते हैं तो बेचारों के तो आंसू ही आ जाते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद उन्हें ऐसा लजीज खाना खाने को मिल रहा था। और आईवी की तारीफ करते नहीं रुकते। खुशबू लेते लेते मीला भी वहां गई होती है जो कि इतना सारा खाना देख हैरान थी और पूछती कि आखिर ये किसने बनाया। टेस्ट उसे भी काफी अच्छा लगता है। सबके पूछने पर आईवी कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ अकेले नहीं बनाया, लेटर ने भी मेरी हेल्प की है। और अपनी तारीफ सुनकर तो फूल नहीं समाता और खुशी खुशी में ऊपर एक पत्थर फेंक के उस पर फायर करता है जिससे आसमान में एक रियल फायर क्रैकर जैसा नजारा देखने को मिलता है। जो देख आईवी को एक आइडिया आता है और वो मीला से पूछते हैं कि आपके पास ऐसे कुछ और मेटल्स हैं जो कि अलग अलग रंगों के हों। और आईवी अब उन सबको इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि आप देखना आप लोग कमाल। उसके कहने पर लेटर उन्हें आसमान में फेंक कर उस पर अपना फायर मैजिक यूज करता है और बस इसके अगले ही पल पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। उनका अब खाना पीना हो जाने के बाद आईवी उन सभी डिशेस को धोने के लिए लग जाती है। जो देख लीडर उसे मना करता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। तो कहते हैं कि नहीं, कम से कम मुझे आप कुछ करने दीजिए, मैं ये खुद करना चाहती हूँ। जो सुनो वो लीडर भी अब क्या ही कहता। अब साफ सफाई खत्म होने के बाद आईवी अपने टेंट में सोने चली गई होती है। दूसरी तरफ स्क्वाड का लीडर अपने मेंबर से उसके बारे में ही बात कर रहा होता है कि आईवी एक बच्चा है फिर भी अकेले ऐसे खतरनाक सफर पे निकला है। वो तो फिजिकली भी काफी कमजोर है, पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पाएगा। लीडर कहता है कि शायद उसे ये डर है कि कहीं वो हमारे किसी काम ना आ पाए, उसके साथ जरूर कुछ तो हुआ है। अगली सुबह अब उनके कैंप में घूमते हुए आईवी को पोशन से भरा एक बॉक्स मिलता है जिसमें से वो कुछ ब्लू पोशंस को सुरा के लिए ले लेती है। वहीं आईवी देखती है कि मीला अपने स्लाइम्स के साथ कूड़े कचरे को डिस्पोज करने का काम कर रही है। तो वो कुछ सोचते हुए जाकर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ ऐसे स्लाइम्स के बारे में पता है जो चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मीला कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही रेयर होते हैं और अगर तुम्हें ऐसा कोई एक मिल जाता है तो तुम उसे अच्छे खासे दाम में बेच सकती हो। जो सुन आईवी को थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे क्यों बोल रही है और तभी उसे दोबारा वही डार्क प्रेजेंस फील होती है। इधर बाकी सारे स्क्वाड मेंबर्स साफ सफाई करने का काम पूरा कर चुके होते हैं और कहते हैं कि चलो अब जब हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है तो हमें सफर पर निकलना चाहिए। पर जाने से पहले वो लोग कैंप में आखिरी दिन खूब पीवी के मजे करते हैं। और आज भी आईवी ने ही खाना बनाया था लेकिन वो ये सोच के परेशान हो रहे थे कि पता नहीं अभी सीएल का क्या हाल होगा। तभी मीला आके उन सबको अपने भाइयों से मिलाती है। जो देख आईवी कहते कि अरे वाह, तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। दरअसल यार मीला के दोनों भाई जुड़वा थे। आईवी पहली बार एक शक्ल के दो लोग देख रही है इसलिए थोड़ी हैरान थी। वो आईवी से बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी कुछ हट्टे कट्टे लोग सामने आते हैं। जो देख मीला का भाई टोल्टो कहता है कि चलो यहाँ से चलें। तब लेटर आईवी को बताता है कि ये लोग लाइटनिंग ग्रुप से हैं जिनका मीला के भाइयों के साथ रिलेशन कुछ अच्छा नहीं। लाइटनिंग ग्रुप का लीडर बुराल्ड पूछता है तो तुम इस बच्चे की देखभाल कर रहे हो। हाँ, इस बच्चे का नाम है आईवी और कल से ये भी हमारे साथ रहेगा। इनकी बातचीत के बाद आईवी जब सोने जाती है तो एक बार फिर से उसे वही डार्क प्रेजेंस फील होती है। जो देख डरते हुए वो जल्दी से सोरा को अपने बैग में छुपा लेती है। तभी बाहर से लेटर की आवाज आती है जो आईवी से ब्रेकफास्ट के लिए हेल्प मांगने आया था। आईवी को तो पहले लगता है कि शायद लेटर की आवाज से उसे प्रेजेंस फील हुई पर इस बार सोरा का रिएक्शन काफी अजीब था। जो देख उसे याद आता है कि जब सोरा मीला के साथ था तो भी उसका रिएक्शन कुछ
ऐसा ही था, इसलिए अब वो एक एक करके सारे स्क्वाड मेंबर्स का नाम सोरा के सामने लेती है ताकि उसका रिएक्शन देख सके। और तब उसे समझ में आता है कि सोरा सिर्फ मीला के नाम पे ही ऐसा अजीब सा रिएक्शन देता है, मतलब कि मीला के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद अब अगले दिन जब वो सभी लोग उटोलवा टाउन पहुंचते हैं तो बाहर खड़ा गार्ड आईवी को फॉर्म पे कुछ डिटेल्स फिल करने को कहता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर दिखा सको। तो आईवी अब अपना वो अकाउंट स्टोन दिखा देती है जो उसे अकाउंट बनवाने में मिला था। गार्ड ने जैसे उसे चेक किया तब वो ग्लो करने लगता है, मतलब कि आईडी कंफर्म हो चुकी है और वो अंदर जा सकती है। ये टाउन पूरा लोगों से भरा हुआ था और आईवी इस बात को देख के हैरान होती है कि तो पिछले वाले से भी ज्यादा बड़ा है। लेटर कहता है कि चलो हम सोने के लिए पहले कोई जगह ढूंढ लेते हैं। और अब उन्हें घूमते फिरते शाम हो जाती है जहाँ वो लोग अब एक खाली ग्राउंड में अपना टेंट लगाकर डिनर कर रहे होते हैं। उनकी आपस की बातचीत से पता लगता है कि ये टाउन जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से खतरनाक है। यहाँ बच्चों को स्लेव्स बनाकर बेचा जाता है, तो इसलिए सबको अब आईवी पे नजर रखनी होगी ताकि उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। उनकी बात सुन आईवी उन्हें बताती है कि एक बार मेरे साथ ऐसा कुछ पहले हुआ था, किसी अजीब सी चीज ने मेरा पीछा किया था। जो सुनते ही वो लोग अपने आसपास एक व्हील बैरियर लगा देते हैं ताकि कोई उनकी बातें न सुन सके। और तब आईवी उन्हें बताती है कि जंगलों के बीच एक डार्क प्रेजेंस ने मेरा पीछा किया था। वो लगभग मुझ पे हमला करने ही वाला था, लेकिन वहीं मौजूद एक बड़े से मॉन्स्टर की दहाड़ की वजह से वो गायब हो गया। और आईवी बताती है कि मैंने कल रात भी ठीक ऐसी डार्क प्रेजेंस फील की थी। जो सुन वो लोग अब आपस में शक करने लगते हैं कि हम में से कौन हो सकता है इस सबके पीछे। तो आईवी कहती है शायद मीला। लीडर उससे वजह पूछता है तो आईवी उस वक्त के बारे में सोचने लगती है जब सोरा उसे देखकर अजीब सा बिहेव कर रहा था। और तो और मीला ने उसके सामने स्लैम्स को बेचने की बात भी की थी। आईवी को लग रहा था कि शायद उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो वो कह देते कि मैंने तो बस ऐसे ही कहा, आप लोग इस पे ध्यान मत दो। फिलहाल आईवी सोरा के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अब चुप रहना ही सही समझती है। लेकिन अब अगली ही सुबह सभी मेंबर्स को ये बात पता लग चुकी थी कि मीला जरूर कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि जब उनके ही एक साथी ने उन दोनों पर नजर रखी तो मीला के भाई किसी व्यापारी से बात करते हुए मिले। वो लोग व्हील बैरियर के अंदर थे ताकि कोई उनकी बात न सुन सके। और जब स्क्वाड मेंबर्स ने उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो वो कहने लगे कि हम तो बस उन्हें रास्ता बता रहे थे। लेकिन अगर सच में ऐसा ही बात थी तो आखिर उन लोगों ने व्हील बैरियर का इस्तेमाल क्यों किया। और हर कोई अब इसी बारे में सोचने लगा था कि आखिर ये मीला चाहती क्या है। लीडर आईवी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग पता लगा पाए कि मीला किस तरह की लेडी है। और हर किसी से इतनी तारीफें सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इन लोगों ने सच में उसकी बात पे ध्यान दिया। वो सोचती है कि शायद अब मुझे अपना राज बता देना चाहिए और टेंट में जाके सोरा को बाहर निकालते हुए सबको उसके बारे में बता देती है। वो लोग इस चीज को देखकर काफी हैरान थे क्योंकि उन लोगों ने ट्रांसपेरेंट स्लाइम के बारे में बस किस्से कहानियों में ही सुना था। आईवी उन्हें सोरा के स्किल्स के बारे में बताती है कि कैसे वो पोशंस को एब्जॉर्ब कर लिया करता है, साथ ही वो कैसे सामने वाले के झूठ को पकड़ पाता है। और यहाँ उन लोगों को पता लगता है कि सोरा एक ऐसा स्लाइम है जो किसी के भी गलत इरादों को दूर से ही भांप सकता है। और वो लोग बारी बारी इस चीज को टेस्ट भी करते हैं सोरा के सामने कुछ झूठी बातें बोलकर कि वो पकड़ पाता है या नहीं। और जो भी स्क्वाड मेंबर्स उसके सामने झूठ बोलते वो उस पर काफी अजीब सा रिएक्शन देता। वो बड़ी आसानी से ही किसी भी इंसान में गलत और सही का फर्क बता सकता था, जो देख हर कोई हैरान था कि स्लाइम्स के पास ऐसी एबिलिटीज भी होती है क्या। उसी रात अब वो सब लोग बैठ के प्लानिंग करने लगते हैं कि वो कैसे किडनैपिंग के पीछे छुपे इस ऑर्गेनाइजेशन को बाहर लाएंगे। पर वहीं लेटर को ये बात जान के अब भी काफी बुरा लग रहा होता है कि मीला भी उनमें ही शामिल है। लीडर कहता है कि अगर हमें इस बारे में अच्छे से जानना है तो हमें उनमें से पहले किसी एक को पकड़ना होगा। आईवी के पूछने पर वो लोग बताते हैं कि ये सब कुछ आज से 7 साल पहले शुरू हुआ था, जहाँ एकदम से कुछ बच्चे अचानक से गायब होने लगे थे। तब ये बात सामने आई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब में इन्वॉल्व है और तब से ये किडनैपिंग के केसेस और बढ़ चुके हैं। इन लोगों को इस बात पे भी शक था कि ग्रीन गेल के साथ कोई और भी गद्दार है जो इनकी जानकारी बाहर लीक कर रहा है। और हाँ, यहाँ मैं बता दूं कि ग्रीन गेल वही स्क्वाड मेंबर्स हैं जिनके साथ मीला के दोनों भाई काम करते हैं। और इन सभी लोगों का ग्रीन गेल की टीम पर इतना विश्वास इसलिए था क्योंकि उन्हें नोबल्स ने प्रमोट किया था। सिर्फ वही एक थे जिन्हें नोबल से रिवॉर्ड मिला। इन सब की बातें अब ध्यान से सुनने के बाद आईवी कहते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि नोबल्स भी उसी किडनैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो सकता है कि उन्होंने ग्रीन गेल के पास्ट और आप लोग को देखते हुए उन्हें प्रमोट करने का डिसीजन लिया होगा ताकि वो लोग उनका साथ दें। ये सारी बातें सुन के आप वो लोग हैरान थे कि हम लोग इतने टाइम से समझ नहीं पाए और एक 7 साल का बच्चा इतनी जल्दी इतना सब कुछ समझ गया। तो आईवी कहती है कि नहीं, मैं 7 साल का नहीं, आज 9 साल का हो चुका हूँ। ओह, तो मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हुए उसे बर्थडे विश करते हैं, जो देख आईवी शर्मा जाती है। और यही लीडर आईवी से कहता है कि मुझे इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे स्लाइम की हेल्प चाहिए। और अब अगली सुबह वो लोग उस टाउन के एडवेंचर गिल्ड में आते हैं, जहाँ एंटर करते ही उनके सामने रुगफील्ड नाम का एक बंदा बैठा होता है जो कि यहाँ का गिल्ड मास्टर है। साथ ही वहाँ गिल्ड कैप्टन और वाइस कैप्टन भी थे, जिन्हें सोरा भी अप्रूव कर देता है कि हाँ, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब थोड़ा नाटक करते हुए बुराल्डो एक छोटा सा स्टोन निकालकर उसमें से उन लोगों को देखता है ताकि गिल्ड मास्टर के सामने ये साबित हो सके कि ये किसी मैजिकल स्टोन का कमाल है, जिससे वो लोग किसी भी धोखेबाज के बारे में पता लगा सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ मिला हुआ है। ये उनका बस एक छोटा सा नाटक था सोरा और उसकी रियल एबिलिटी को छुपाने के लिए। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो हमें तुम्हारी जरूरत होगी, उन धोखेबाजों को ढूंढना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अब गिल्ड मास्टर की परमिशन मिल जाने के बाद वो लोग मर्चेंट हाउस में आते हैं, जो कि पहले उन ऑर्गेनाइजेशन वालों का बेस हुआ करता था। पर एक रेड पड़ने के बाद वो सारे भाग गए। अब वो लोग जब गेट पे खड़े गार्ड्स के पास जाते हैं तो सोरा उनमें से एक को देख के काफी अजीब बिहेव करता है, मतलब कि वो बंदा एक ट्रेटर है या कह सकते हो कि एक धोखेबाज। जिसके बाद अब वो लोग अंदर आते हैं बाकी के गार्ड्स और एडवेंचरर्स को चेक करने के लिए। और धीरे धीरे ये करते करते दिन से शाम हो जाती है और आईवी भी काफी थक चुके थे। वो लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं कि उन्होंने कितने
कितने लोग को चेक किया और रिजल्ट निकलता है कि 157 में से टोटल 38 गार्ड्स धोखेबाज हैं। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों नोबल्स ये कहते हुए अंदर आते हैं कि हम यहीं से गुजर रहे थे, तो सोचा जरा तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस देख लें। दोनों नोबल्स जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो उनमें से एक को देख के सोरा काफी घबरा जाता है, मतलब कि नोबल भी खुद एक धोखेबाज था। एगर को बहुत ही गुस्सा आता है कि यहाँ तो साले नोबल्स भी उनके साथ ही मिले हुए हैं, मतलब इतने वक्त से हम इन गद्दारों का साथ दे रहे थे। अगर ये जगह सच में उन ऑर्गेनाइजेशन वालों का बेस हुआ करता था तो उन्हें रेड के दौरान यहाँ कोई सुराग क्यों नहीं मिला। जिस पर आइवी कहती है कि क्या पता उन मिले हुए गार्ड्स ने उन्हें पहले जानकारी दे दी हो। लेटर कहता है कि हाँ सही कहा, हमें अब पहले उन सबूतों को ढूंढना होगा। जिसके बाद अब वो सब लोग वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर जाकर सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स की तलाश शुरू कर देते हैं। पर काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था कि तभी आइवी की नजर एक बुक पर जाती है, जिसे देख के लग रहा था कि उस बुक को कई बार अपनी जगह से हिलाया गया है। तो चेक करने के लिए आइवी एक चेयर के ऊपर चढ़ के जैसे ही उस बुक को उतारने की कोशिश करती है तो वो अंदर की तरफ चला गया और अचानक से ही एक हिडन रूम का डोर खुल जाता है जो कि उस शेल्फ के पीछे था। यहाँ अंदर काफी सारे बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए थे, तो वो लोग अब उन सबको एक करके खोलना शुरू करते हैं। और भाई यहाँ तो पूरे खजाने का भंडार भरा हुआ था। हजारों गोल्ड कॉइंस के साथ साथ उन लोगों को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन का सारा कच्चा चिट्टा बाहर आ जाएगा। और अब इससे पहले कि किसी और को उनके आने का पता लगे, वो लोग कमरे का सारा सामान पहले जैसा रख के बाहर निकल जाते हैं और आइवी को समझाते हैं कि अब खतरा हम पे और बढ़ने वाला है, तो बिना बताए कहीं मत जाना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। जिसके बाद आइवी अपने कपड़े धोने के लिए एक टब का पानी गिरारी होती है, पर खाली होने के बजाय उसमें पानी और दोबारा भर जाता है। तो लेटर बताता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक मैजिकल आइटम है जिससे वाटर को समन किया जा सकता है। अरे वाह, इससे तो मेरा कपड़े धोना भी और आसान हो जाएगा। और आइवी धोने के लिए अपने कपड़े निकालने ही लग रही थी कि तभी लेटर उससे पूछ देता है कि क्या तुम सच में एक लड़के ही हो ना। जो सुन आइवी वहीं रोने लग जाती है। तो वो कहता है कि अरे मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, प्लीज माफ कर दो। इतने दिनों तक साथ रहने की वजह से आइवी को लेटर पे काफी विश्वास हो चुका था, तो वो उसे खुद ही बता देती है कि मैं एक लड़की हूँ और कहते कि प्लीज तुम इस बारे में किसी को बताना मत। लेटर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लड़कियों के लिए ऐसे घूमना काफी खतरनाक हो सकता है, चिंता मत करो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो लोग बात ही कर रहे थे कि इतने में मीला भी वहाँ आ गई और आइवी से कहते हैं कि वैसे हम लोग को साथ में वक्त बिताए काफी टाइम हो चुका है, यहाँ बगल में ही एक स्वीट शॉप है, क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ। और क्योंकि आइवी मीला के बारे में सब पहले से जानती थी तो उसे थोड़ी घबराहट होती है। तो लेटर कहता है कि क्या मैं भी साथ आ सकता हूँ, मैंने सिर्फ आइवी को इन्वाइट किया है न कि तुम्हें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भी आना है तो हम पांचों चलते हैं। और तभी मीला के दोनों भाई भी आ जाते हैं जो कि साथ में ही जाने वाले हैं। वो पांचों अब एक स्वीट शॉप में आते हैं जिसका नाम है फ्लो फ्लो। और इस जगह पर आने का डिसीजन लेटर ने ही लिया था मीला के साथ रॉक पेपर सीजर्स खेलकर। उन सबका जब खाने में ध्यान होता है तो लेटर पूछता है कि वैसे तुमने आइवी को इनवाइट क्यों किया। तो कहते हैं कि नहीं मीला बस आइवी की काफी तारीफें करती थी तो हमने सोचा क्यों ना उससे मिल लें। इतने में आइवी की नजर सोरा पे पड़ती है जो कि उन तीनों से ही काफी डर रहा था। और वहीं बातों बातों में वो लोग आइवी का मजाक बनाते हुए चिढ़ाने लगे थे कि लड़का तो कितना लड़कियों जैसा दिखता है। जो सुन लेटर काफी गुस्से में आ गया होता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा उसका मजाक उड़ाया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे माफ कर दे, ऐसे ही मजाक कर रहे थे हम तो। मीला उन्हें शांत करने की कोशिश करती है तो अब उसका ही मजाक बनाने लग जाते हैं कि यार तुम तो बोले ही मत, टेमिंग जैसी बेकार सी स्किल है बस तुम्हारे पास, अगर किसी बड़े मॉन्स्टर को टेम कर पाती अपनी स्किल से तो कुछ बात भी होती। अभी मीला को डिफेंड करते हुए कहते कि नहीं आपके पास भी कमाल की स्किल है। अरे छोड़ो भी, अच्छी स्किल उसे कहा जाता है जिससे कम से कम थोड़े पैसे कमा जा सके, जो कि सिर्फ हम जैसे एडवेंचरर्स के पास होती है। अब उन लोगों के चले जाने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो लेटर आइवी को परेशान देख उसे कहता है कि चिंता मत करो, जहाँ हम अभी थे वहाँ का मालिक पहले एक एडवेंचरर हुआ करता था और वो मेरा काफी अच्छा दोस्त भी है, तो वहाँ तुम्हें कोई चाह के भी हाथ नहीं लगा सकता था। और तब आइवी को समझ में आता है कि लेटर उन्हें यही क्यों लाया था, शायद अगर वो कहीं और जाते तो उनके खाने में जहर भी मिला हो सकता था। जिसके बाद अब शाम में सारे स्क्वाड मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं जहां लीडर आइवी से पूछता है कि आखिर तुम लोग वहां पर गए ही क्यों, ये जानने के बाद भी कि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि यार सभी स्क्वाड मेंबर्स के आइवी के साथ होने के बावजूद उन लोगों ने आइवी को किडनैप करने की कोशिश की, इसलिए हर कोई परेशान होकर सोच रहा होता है कि अगर वो लोग इस हद तक जा सकते हैं तो उन्होंने बाकी बच्चों के साथ क्या किया होगा। आइवी उन्हें कहते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन गेल बस एक मोहरा हो, असली धोखेबाज तो उनके साय में छुपा है। जो सुना वो लोग भी सोचने लगते हैं कि अगर कुछ जल्दी नहीं किया तो पूरा शहर इन क्रिमिनल से भर जाएगा। तभी आइवी को एक आइडिया आता है और कहती है कि क्यों ना मैं उनका एक मोहरा बन जाऊं और फिर हम उन ऑर्गेनाइजेशन वालों को झूठी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि जिस जगह पर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे रखे हैं वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, तो घबरा कर जरूर वो सब लोग अपने सारे सबूत मिटाने आएंगे और उसी वक्त हम उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। वैसे यार आइवी का प्लान तो अच्छा था, लेकिन लीडर को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे आइवी की जान भी खतरे में आ सकती है। और तो और उन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ और कितने गद्दार छुपे बैठे हैं। पर थोड़ी देर आपस में सोच विचार करने के बाद वो लोग ये रिस्क लेने के लिए मान जाते हैं, बस एक बार वो लोग उस जाल में फंस जाएं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि गिल्ड मास्टर सारे एडवेंचर्स के सामने आइवी को लाते हुए कहता है कि मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया सिर्फ एक छोटी सी हेल्प के लिए। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि आजकल किडनैपिंग के केसेस कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे की तुम लोग रक्षा करो। और यहीं इस भीड़ में मीला भी होती है जो आइवी को हेलो करती है। उनमें से एक एडवेंचरर सामने आके आइवी को अपना नाम बताता है तो सोरा फिर से वैसा ही रिएक्शन देता है, यानी पहला बंदा ही धोखेबाज निकला। दूसरी तरफ गिल्ड कैप्टन बक्स भी गहरी सोच में डूबा था। वाइस कैप्टन के पूछने पर वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आइवी में जरूर कुछ तो खास है, हम बहुत करीब हैं उन
गद्दारों को पकड़ने के। इतने में शिफाली अपने बाकी स्क्वाड मेंबर्स के साथ कैप्टन के पास आए, कहता है कि आपको जल्दी से एक टीम रेडी करनी होगी, हमें जंगलों में एक मॉन्स्टर का बेस मिला है। कैप्टन थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, पर वो समझ गया था कि जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, तो जल्दी से एक स्पेशल टीम रेडी करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सोच रहे हो कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो इस तरफ लेटर, आईवी, मिला और उसके दोनों भाई एक छोटी सी शॉप में बैठे होते हैं लंच करने के लिए। आईवी पूछते हैं कि भला ये डांजो डिश क्या है। मिला कहते हैं कि हाँ, हमें ट्राई करना चाहिए, पर बेचारे लेटर को ये खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो आईवी से कहता है कि प्लीज इसे मत खाओ, इसमें जहर होता है। लेकिन फिर भी मिला के कहने पर वो लोग डांजो का ही ऑर्डर करते हैं। उस दुकान के मालिक के सामने आते ही सूरा का बर्ताव फिर से कुछ बदल चुका था, जिसका मतलब कि ये बंदा भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन वालों से मिला हुआ है। आईवी लेटर को ये इशारों में बता देती है, जो देखो वो समझ जाता है कि अभी सही मौका है, और जानबूझकर एक झूठी कहानी बनाते हुए उन तीनों से कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक मिशन है। काफी सारे एडवेंचरर्स का ग्रुप जंगल जा रहा है कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए, इसलिए इस बीच टाउन में सिक्योरिटी काफी कम होगी। उनकी ये बातें शॉप वाला बंदा भी सुन रहा था और एक स्माइल देते हुए आईवी और लेटर के खाने में अपना मसाला मिला देता है। एक तरह से एक बेहोशी की दवाई थी। इधर लेटर उन तीनों से हेल्प मांगते हुए कहता है कि मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए टाउन की देखभाल करने के लिए। तो वो लोग भी रेडी हो जाते हैं और पीछे से वो शॉप वाला बंदा बाहर निकल जाता है अपने ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनके पास इससे अच्छा मौका नहीं है वो अपने सबूत मिटाने का। आईवी का प्लान अब काम करना शुरू कर चुका था। लेटर अब अपने और आईवी के पास मिले हुए डिश को उन तीनों की तरफ करते हुए कहता है कि अब बता भी दो कितने पैसे मिलने वाले हैं तुम्हें आईवी को किडनैप करने के। सच में क्या तुम लोग इतने गिर चुके हो कि इन मासूम बच्चों के साथ ये सब कर रहे हो? और क्योंकि उसने अपना वही पॉइजन मिला हुआ खाना उन तीनों को दे दिया था, तो मिला के दोनों भाई अपना वेपन निकालकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेटर में फिर भी इतनी काबिलियत थी कि दोनों को आसानी से संभाल पा रहा होता है, पर उसके पास कोई डिफेंस स्किल नहीं थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर उस पर भारी पड़ने लग गए थे। मिला नहीं चाहती थी कि यहाँ और लड़ाई हो, तो अपने स्लाइम से उन दोनों को रोक लेती है और लेटर मौका देख के उन दोनों को वहीं चित कर देता है। दूसरी तरफ मर्चेंट हाउस के बाहर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन वालों ने अटैक कर दिया होता है, जो देखो सारे गार्ड्स उनसे लड़ने में बिजी हो जाते हैं। पर वहीं जो कुछ धोखेबाज गार्ड्स थे वो उन लोगों को इशारों में रास्ता बताते हुए खुद ही अंदर लेकर आ चुके होते हैं और बता देते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं। पर तभी और दो गार्ड्स ने उनकी बातें सुन ली थी और कहते हैं कि हमें किसी को बताना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। इधर वही नोबल फेल्टोरिया लाइब्रेरी के गेट के बाहर खड़ी गार्ड से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, यहाँ से हम लोग संभाल लेंगे, तो अब तुम जा सकते हो। पर जैसे ही उन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की तो एक तेज सायरन बजना शुरू हो जाता है और आसपास हर जगह ढेर सारा धुआं पड़ चुका था। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं, धीरे धीरे हर कोई बेहोश होने लग जाता है। फेल्टोरिया के साथ साथ आसपास के सारे गार्ड्स चेत हो चुके थे। दूसरी तरफ गिल्ड कैप्टन स्पेशल यूनिट वाली टीम को जंगल की तरफ ले जा रहा था कि तभी वाइस कैप्टन उससे कहता है कि हमारे पीछे सारे धोखेबाज घात लगाए बैठे हैं। अरे रहने दो, वैसे भी सब हमारे जाल में फंस चुके हैं। और कैप्टन उसके हाथों में एक डिवाइस पकड़ा देता है। शायद तुम्हें ये बात यहाँ पर समझ ना आई हो, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ उन एडवेंचरर्स और गार्ड्स को मॉन्स्टर पकड़ने के लिए जंगल में लाया है जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ मिले हैं। उनके पीछे वो सारे धोखेबाज अपनी तलवार निकालकर हमला करने के लिए तैयार थे, और जैसे ही उन लोगों ने अटैक किया वो लोग उसे डॉज करते हुए उसी डिवाइस को यूज करते हैं, और अगले ही पल वो सब एक इलेक्ट्रिक जाल में फंस गए थे जो पूरा बिजली के झटकों से भरा हुआ था। और उसी डिवाइस का यूज करते हुए वाइस कैप्टन अब बाकियों को भी उसी ट्रैप में फंसा लेता है। साथ ही अपने लीडर और उन सारे स्क्वाड मेंबर्स ने भी उन लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया था। हमें सबको पकड़ना होगा, किसी को भी जाने मत देना। पर देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर उन लोगों ने सबको ढेर कर दिया होता है। बक्स भी अब जब उनकी असलियत बताते हुए उन्हें गद्दार कहता है तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। पर फिर कुछ ताजे बिजली के झटके खाने के बाद सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। उन लोगों ने अब सभी गद्दारों के साथ साथ नोबल फिल्टोरिया को भी पकड़ लिया था, जिसके लिए लीडर आईवी का बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि उसके बिना ये सब नहीं हो पाता। फिल्टोरिया जाते हुए उन्हें धमकाने लगता है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो, तुमने एक नोबल से पंगा लिया है। तभी दूसरा नोबल फ्रेंड सामने आकर उसे कहता है कि अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला, मुझे गिल्ड मास्टर ने पहले ही तेरे बारे में सब बता दिया था। वहीं वो गेट पर देखते हैं जहाँ टाउन के सभी लोग आग बबूला हुए खड़े थे, जो इन सब गद्दारों को अपने हाथों से मारना चाहते थे। तो कैप्टन जाके उन्हें समझाता है कि आप लोग को शांति से काम लेना होगा, इनको इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर हमने इन सबको ऐसे ही मार दिया तो उनके लिए और आसान होगा। मैं चाहता हूँ कि ये भी उसी दर्द से गुजरे जो इन्होंने अब तक उन मासूम बच्चों को दिया। और कैप्टन के अच्छे समझाने पर वो सब भी मान जाते हैं। तभी बेरोल्डा आईवी के पास आके कहता है कि अब तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा काम बाकी है। और अगले सीन में वो लोग गिल्ड के अंदर होते हैं जहाँ टाउन के सभी एडवेंचरर्स को इकट्ठा किया गया था, और आईवी को इन सबको इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि इनमें से कई सारे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बेस के आसपास दिखा गया था, तो ये काफी जरूरी है। इसके बाद अगली सुबह गिल्ड कैप्टन बक्स भी वाइस कैप्टन के साथ आके आईवी को इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताता है कि वैसे तो टोटल 58 ट्रेटर्स थे, पर अभी हमारी पकड़ में सिर्फ 45 ही आए हैं। मतलब कि ये बंदे सच में काफी चालाक हैं, जो इतना कुछ होने के बाद भी पकड़े नहीं गए। यहाँ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के साथ साथ उन लोगों ने आईवी का रिवॉर्ड्स डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ था, जो आईवी को मिलने वाला है। वैसे सच कहूँ तो मैं भी इसी बात के इंतजार में था कि इसे रिवॉर्ड कब मिलेगा। और यहाँ मैं बता दूं कि रिवॉर्ड के तौर पर आईवी को ढेर सारे गोल्ड कॉइंस और 150 लेडल मिलेंगे, जो एक्सेप्ट करने के लिए बस इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। इतने सारे पैसों के बारे में सोच कर ही
उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि कैलकुलेशन करने पे उसे पता लगता है कि उसके 1.5 लाख चूहे पकड़ने के बराबर था ये रिवॉर्ड। अगर एक चूहे का दाम तुम इंडियन करेंसी में 10 रुपए भी मान लो तो ये रिवॉर्ड होता है 1.5 लाख चूहों के बराबर, यानी कि टोटल 15 लाख रुपए, वो भी एक 8-9 साल की बच्ची को। और वो अब जल्दी से उस डॉक्यूमेंट को साइन कर देती है, जिसके अब थोड़ी देर बाद आईवी टाउन से बाहर निकलकर वापस जंगलों में चूहे पकड़ने के लिए आ गई होती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके ट्रैप्स ढंग से काम ही नहीं कर रहे थे, वो चूहे और भी चालाक हो चुके हैं। तो सीएल अब उसकी हेल्प करता है उन सभी खरगोश और चूहों को पकड़ने में। आईवी वापस टाउन जाकर जब उन्हें बेचती है तो दुकानदार बड़ा खुश था और कहता है कि अरे वाह बच्चे, आज तुम्हारी वजह से मैं आज इतने प्रॉफिट में हूँ। तुम हमेशा मेरे पास इतना फ्रेश मीट लाते हो कि कस्टमर बार बार वही मांगने आते हैं। और आईवी से खुश होकर दुकानदार उसे बोनस भी देता है। अब रात में दिखाया जाता है कि गिल्ड में एक शानदार पार्टी रखी गई थी उन सभी किडनैपर्स को पकड़ने की खुशी में। बेरुल्डा और लीडर आईवी को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हमारे पास इतने प्रूफ इकट्ठा हो गए थे कि फेल्टोरियो को भी मजबूरन अपना जुर्म कबूलना पड़ा। आईवी गिल्ड मास्टर से ग्रीन गेल के बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि वो तो बस उनका एक छोटा सा मोहरा थे। वैसे मिला ने भी काफी हमारी मदद की उन्हें पकड़वाने में, तो उसकी सजा भी हम कम कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ जेल में बैठी मिला को दिखाया जाता है जो कि एक तरह से खुश थी कि वो पकड़ी गई और खुद से कहते कि चलो फाइनली अब मुझे काम और नहीं करना पड़ेगा। इधर यहाँ आईवी थोड़ा सोच विचार करने के बाद गिल्ड मास्टर से कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, और सुरा को निकालते हुए कहते हैं कि असल में तो ये था जिसने हमारी मदद की। वो मैजिकल स्टोन बस एक छोटा सा नाटक था सबको इसे छुपाए रखने के लिए। लेकिन ये देख के भी गिल्ड मास्टर ज्यादा हैरान नहीं था और सुरा का शुक्रिया कहता है टाउन में शांति वापस लाने के लिए। वो लोग अब आईवी से पूछते हैं क्या तुम इस टाउन में रहना चाहोगी। लीडर भी उससे कहता है कि हाँ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती, ये काफी अच्छा होगा। बाकी के स्क्वाड मेंबर्स भी यही चाह रहे थे कि आईवी यही रुक जाए। जो देखो खुद हैरान थे कि सच में मैं यहाँ रुक सकती हूँ। सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि तभी आईवी को लुवा की वो बातें याद आती है जहाँ उसने कहा था कि अगर आगे चल के तुम्हें किसी पे विश्वास हो तो उसे अपने बारे में जरूर बता देना। आईवी अब थोड़ा घबराने लगती है और फाइनली बता ही देती है कि मैं एक स्टारलेस हूँ। मैं जब 5 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को भी ये बात पता चल गई कि मेरे पास कोई स्टार्स नहीं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। गाँव का हर एक इंसान मुझसे नफरत करने लगा, जिस वजह से मुझे अपने ही विलेज को छोड़ के भागना पड़ा। आईवी उन्हें हर एक बात बताती है कैसे उसकी मुलाकात लुबा से हुई और कैसे विलेज के लीडर ने उसे मरवाने के लिए सबको उसके खिलाफ भड़का दिया था और तब से वो उन लोगों से अपनी जान बचाते हुए भाग रही है। आईवी सोरा को पकड़े हुए रोते हुए सब बता रही थी। सभी जानकर काफी हैरान होते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को इतना कुछ झेलना पड़ा और उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम हमारे साथ हो, हमारे मरते दम तक तुम्हारा इस सीक्रेट कभी बाहर नहीं आएगा। अब ये देख बहुत खुश होती है और कहते हैं कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ये सफर जारी रखना चाहूंगी। अब तक मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागती रही जब तक कि मैं कैप्टन ऑक्टो से नहीं मिली, जो कि सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने मेरी काफी हेल्प भी की और उसी तरह आप सभी ने भी। इसलिए मैं अपना ये सफर जारी रखना चाहूंगी ताकि ऐसे और भी लोगों से मिल सकूं। वो सब लोग भी उसकी बातें समझते हैं और लीडर कहता है कि शायद अब तुम्हारा सफर कुछ नई चीजों की तलाश में होगा। उनमें से एक बंदा सोरा को पकड़ते हुए कहता है कि यार मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, पता नहीं हम लोग दोबारा कब मिलेंगे। और आईवी ने अब जाने का फैसला कर लिया होता है तो वो लोग अब एक फेयरवेल पार्टी की तरह जश्न मनाते हैं और आईवी बड़ी खुश होती है। अगली सुबह अब जब वो जाने के लिए निकल रही होती है तो सब लोग उसे बाय कहने के लिए इकट्ठा हुए थे। बेचारा लेटर परेशान होता है कि तुम कहीं कुछ भूल तो नहीं गई, कम से कम लंच तो ले लेती। अरे अब इतना क्यों चिंता कर रहे हो, वो संभाल लेगी। आईवी को उन लोगों ने कुछ मैजिक बैग्स भी गिफ्ट दिए थे जिसे देखकर वो बड़ा खुश होती है क्योंकि अब उसे हर चीज हाथ में लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। तभी बक्स भी आईवी को बताता है कि मैंने सुरा के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अब तक का सबसे वीकेस्ट स्लाइम है जिसे कि स्टारलेस के अलावा और कोई भी टेम नहीं कर सकता। तब आईवी को समझ में आता है कि शायद सुरा से मिलना शुरुआत से ही मेरी किस्मत में लिखा था और अब सबको बाय कहते हुए जाने लगती है। लेटर कहता है कि अब जब भी तुम्हारा दिल करे वापस आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो लोग उसे जाते हुए देख ही रहते हैं कि अचानक सीएल झाड़ियों में से आ जाता है। शिफेल कहता है कि अरे वाह, तुमने एक स्टारलेस होने के बावजूद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को टेम कर लिया। तीनों अब वापस अपने सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। बाकी यार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कम से कम हाइप कर दिया करो।